हाय एवरीवन, वेलकम बैक पलसानिया नर्सिंग क्लासेस। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे अस्थमा के बारे में, जो कि रेस्पिरेटरी का डिसऑर्डर है। तो फर्स्ट रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है अस्थमा। ठीक है, जैसा कि डायग्राम में आपको इजीली समझ में आ रहा होगा, नॉर्मल लंग्स क्या होते हैं, अस्थमेटिक लंग्स क्या होते हैं। ठीक है, जो नॉर्मल फंक्शन है अपने लंग्स के, वो क्या हो जाते हैं बेटा, अल्टर हो जाते हैं, वो प्रॉपर काम नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट डायग्राम में देखिएगा, यहाँ पे क्लियरली समझ में आ रहा होगा, जैसे जैसे इन्फ्लामेशन होगा, जो नॉर्मल एयरवे है उसकी क्या होगी, नैरोइंग देखने को मिलेगा, मतलब सिकुड़ जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इन्फ्लामेशन होने से स्वेलिंग होगी, एक जगह से स्वेलिंग होने की वजह से नैरोइंग हो जाता है। दूसरा बेटा जो नॉर्मल म्यूकस का सीक्रेशन होता है वो भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, अब सर इसके अंदर आते क्या क्या है बेटा, जो नेजल कैविटी है अपनी, वहां से स्टार्ट होता है। ठीक है, और ये लंग्स है, ब्रोंकाइज है, ट्रेकिया है, लैरिंग्स फेरिंग्स हैं, एलुलाई हैं, ये सारा पार्ट किसका है, अपना लंग्स का है। बेटा इसमें डायफ्राम आपको दिखा रहा होगा, डायफ्राम भी इस पे इफेक्ट दर्शाता है। जैसे कॉन्टैक्ट होगा, रिलैक्स होगा, ये सारा चीजें क्या है, एक नॉर्मली फंक्शन होता है। अगर नॉर्मल फंक्शन अगर किसी सिस्टम का या फिर किसी पर्टिकुलर ऑर्गन का बेटा नॉर्मल फंक्शनिंग अगर चेंज हो जाए, तो उससे अपन ये बोल सकते हैं कि सर ये एबनॉर्मल हो गया। अब एबनॉर्मल भी दो भाषाओं में होता है बेटा, दो लैंग्वेज में होता है। कैसे? या तो सिस्टम का या ऑर्गन की वर्किंग प्रोसेस है बेटा, या तो घट जाएगी मतलब हाइपो हो जाएगी, या फिर बढ़ जाएगी हाइपर हो जाएगी। ठीक है, ऐसा कुछ अपन अजम्पशन करते हैं। बेटा सबसे पहले अस्थमा क्या होता है उसके बारे में अपन जानते हैं कि सर अस्थमा क्या है। ठीक है, अब अस्थमा क्या है, क्रोनिक प्रोग्रेसिव एंड ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज। कैसी है? क्रोनिक प्रोग्रेसिव एंड ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज। कैसी डिजीज है? क्रोनिक है और ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब रुकावट पैदा होती है कहाँ, एयरवे के अंदर, उसको क्या बोलते हैं, अस्थमा बोलते हैं। और एक लाइन अगर ऐड करना चाहें तो अपन इसमें, इट इज रिवर्सिबल डिजीज। कैसी कंडीशन की डिजीज है बेटा? रिवर्सिबल, मतलब कि ठीक हो जाएगी ट्रीट करने पे। इसमें क्या होता है कि जो बेटा ब्रोंकोस्पाज्म देखने को मिलता है। क्या है? ब्रोंकोस्पाज्म। कैसे? जैसे कि बेटा यहाँ पे एक लाइन ऐड करूं मैं, इन विच, किसके अंदर, इस डिजीज कंडीशन के अंदर, इन विच ब्रोंकोस्पाज्म। कैसा स्पाज्म बेटा? ब्रोंकोस्पाज्म अकर। अस्थमा के अंदर ब्रोंकोस्पाज्म क्या होता है, अकर होता है। इसमें बेटा एक ट्राइड बनेगा। क्या बनेगा? ट्राइड। कैसे कि, जैसे कि बेटा एक ट्राइड में होगा डिस्पेनिया। क्या है? डिस्पेनिया। और एक होता है बेटा विजनिंग, और एक होता है बेटा कफ। ये इसके अंदर देखने को मिलेंगे। क्या? डिस्पेनिया, विजनिंग और कफ। ये इसके ट्राइड सिम्टम बोल सकते हैं। किसके? अस्थमा के। ये तीनों ट्राइड सिम्टम होते हैं। कौन कौन से? डिस्पेनिया, विजनिंग और कफिंग। ये क्या इसके ट्राइड सिम्टम है। क्या है बेटा? ट्राइड सिम्टम है। ठीक है, साइन सिम्टम हो गए। और इसी को बेटा अपन बोल सकते हैं क्लासिकल। कैसा? क्लासिकल फाइंडिंग्स। कैसी है? क्लासिकल फाइंडिंग्स है। रिपीट करता हूं बेटा, अस्थमा एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर जो प्रोग्रेसिव है, जो डिजीज का, रोग का क्या है, क्रोनिक फॉर्म में जाता है। और ये क्या करता है, जो अपनी एयरवे होती है, क्या बेटा, एयरवे को क्या करता है, ऑब्स्ट्रक्शन करता है। जो एयरवे होती है उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आने की वजह से पेशेंट के अंदर ब्रोंकोस्पाज्म देखने को मिलता है। उसकी वजह से तीन ट्राइड सिम्टम अक्कर होते हैं, डिस्पेनिया, विजनिंग और कफिंग। ठीक है बेटा, अब इसके आगे बढ़ते हैं। ट्राइड सिम्टम क्या करते हैं बेटा, क्यों आते हैं? ड्यू टू हाइपर स्टिमुलेशन ऑफ ब्रोंकोट्रेचियल एयरवे। जो अपना ब्रोंकोट्रेचियल एयरवे है उसके अंदर हाइपर स्टिमुलेशन मिलने के कारण ये इवेंट गठित होती है। जैसे कि ट्राइड सिम्टम, एक लाइन लिख लीजिए बेटा। ठीक है, क्या है? ट्राइड सिम्टम्स ड्यू टू हाइपर स्टिमुलेशन ऑफ ब्रोंकोट्रेचियल एयरवे। कैसा एयरवे? ब्रोंकोट्रेचियल एयरवे।
टू एनी एनवायरमेंटल, कैसी एनवायरमेंटल स्टिमुलाई। बेटा आपको नोट्स मिल जाएंगे टेलीग्राम पे, नो डाउट ये स्टिमुलाई है, ठीक है। क्या मैंने क्या बोला, ट्राइड सिम्टम, कैसे सिम्टम देखने मिल रहे हैं, ट्राइड सिम्टम क्यों आ रहे हैं, ड्यू टू हाइपर स्टिमुलेशन। बेटा कैसे हाइपर स्टिमुलेशन, किसमें, ब्रोंकोट्रेचियल, ब्रोंकाई के अंदर, ब्रोंको के अंदर, और ट्रेचियल एयरवे, जो अपने ट्रेकिया का एयरवे है उसमें, एयरवे के अंदर, ब्रोंकोट्रेचियल एयरवे के अंदर हाइपर स्टिमुलेशन होने की वजह से ये सिम्टम अक्कर हो रहे हैं। कौन कौन से, डिस्पेनिया, विजनिंग और कफिंग, ठीक है, क्योंकि एयरवे स्टिमुलेशन के कारण, ठीक है बेटा, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। अब बेटा जिसमें एक बात आती है, सर आपने जो डेफिनेशन बताई वो किन कारणों की वजह से होती है, या फिर कोजेस की बात कर लेते हैं। बेटा किसकी बात करेंगे, कोजेस की बात करेंगे या ईटियोलॉजी की बात करेंगे, ठीक है। अब बेटा फर्स्ट जो आता है कोज, वो क्या है, आता है जेनेटिक, जेनेटिक कोज होता है बेटा, कैसा, जेनेटिक कोज। दूसरा बेटा एनवायरमेंटल एक्सपोजर, जो अपना एनवायरमेंट है उसके कांटेक्ट में आना, एक्सपोजर। कैसे बेटा, एक बात करते हैं, जैसे कि बेटा डस्ट, ठीक है, और बेटा फ्यूम्स, ठीक है, इन कारणों की वजह से। दूसरा बेटा फैमिली हिस्ट्री, अगर किसी के फैमिली में अस्थमा हुआ है तो पॉसिबल है कि पेशेंट को जो क्लाइंट है अपना, उसको भी हो सकता है उसकी वजह से। दूसरा बेटा जो अंडरलाइन कर लेना, एबनॉर्मल, कैसा, एबनॉर्मल इम्यून, कैसा बेटा, इम्यून रेस्पॉन्स, रेस्पॉन्स कैसा, एबनॉर्मल इम्यून रेस्पॉन्स। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ने क्या देखा, ईटियोलॉजिकल में जेनेटिक देखा, ठीक है, फैक्चुअल जो जीन होते हैं उनके अंदर, एनवायरमेंटल एक्सपोजर के अंदर जैसे डस्ट, फ्यूम्स, ओके, फैमिली हिस्ट्री होने के कारण, और एबनॉर्मल रेस्पॉन्स देखने के कारण, ठीक है बेटा। अब एक चीज और पढ़ते हैं इसी के अंदर, ईटियोलॉजी के अंदर, फर्स्ट पर्टिकुलर पढ़ते हैं अस्थमा ट्रिगर, अस्थमा ट्रिगर। अभी अस्थमा ट्रिगर क्या होता है बेटा, उसके बारे में जानते हैं। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखने वाले हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स, क्या बेटा, एनवायरमेंटल फैक्टर्स देखने वाले हैं, इस चीज का ध्यान रखना। अब एनवायरमेंटल में अभी अपन ने बात किया था कि सर डस्ट हो सकता है, सर फ्यूम्स हो सकती हैं, और सर कुछ गैसेज भी हो सकती हैं, क्लियर है बेटा। कुछ केमिकल्स भी हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, केमिकल, पोलेन भी हो सकता है बेटा, ठीक है, और बेटा परफ्यूम की वजह से भी हो सकता है, किसकी वजह से, परफ्यूम की वजह से भी हो सकता है, कॉकरोच की वजह से भी हो सकता है बेटा, किसकी वजह से, कॉकरोचियल भी हो सकता है बेटा। और नेक्स्ट जो वेदर के अंदर चेंजेस आते हैं बेटा, इनकी वजह से भी क्या हो सकता है, अस्थमा हो सकता है। ये कौन से फैक्टर की बात की अपन ने, सर हमने बात की है एनवायरमेंटल जो फैक्टर्स हमने देखे हैं, कौन कौन से हैं, फ्यूम्स बेटा, डस्ट, गैस, केमिकल, पोलेन, परफ्यूम, कॉकरोच और वेदर चेंजेस, ठीक है। नेक्स्ट बेटा अपन बात करेंगे ईटियोलॉजी के अंदर ही क्या, फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे बेटा, फिजियोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं जिनकी वजह से अस्थमा होने के चांसेस होते हैं। एक होता है बेटा URI, ये क्या होता है, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, कैसा बेटा, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, कैसा इन्फेक्शन कि सर अपर साइड जो ऊपर वाला भाग होता है रेस्पिरेटरी का, उसके अंदर कोई इन्फेक्शन होना, ठीक है बेटा। दूसरा बेटा वायरल इन्फेक्शन हो रखा हो, ठीक है, वायरल इन्फेक्शन, ओके, जैसे कि ENT के अंदर होता है, उनकी वजह से ज्यादा देखने को मिलता है। दूसरा बेटा GERD, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज होती है, जो कि अपन GIT में पढ़ेंगे, उसकी वजह से हो सकता है, ठीक है। ब्रोंचाइटिस, ब्रोंकाई का इन्फ्लामेशन होना, ठीक है, ये इनकी वजह से हो सकता है। कौन सा फैक्टर पढ़ रहे हैं अपन, फिजियोलॉजिकल फैक्टर। देखिए एक एक चीज को देखना बेटा। अब फिजियोलॉजिकल फैक्टर की बाद अपन बात करें सम मेडिकेशन, किसके बारे में, कुछ ऐसी दवा होती हैं सर्टेन जिनकी वजह से अस्थमा होने के चांसेस होते हैं।
कौन कौन सी होती है बेटा? देखो, देखिए हर चीज को समझना बेटा जरूरी है। जैसे बीटा एड्रेनर्जिक ब्लोकर, ठीक है, इनकी वजह से भी होता है बेटा। ये क्या कर देती हैं? कॉन्स्ट्रिक्ट कर देती हैं किसको? स्मूथ मसल्स को। क्या कर देती हैं? कॉन्स्ट्रिक्ट करती हैं बेटा स्मूथ मसल्स को। जो बीटा एंड्रोजन ब्लॉकर होती हैं वो क्या कर देती हैं? कॉन्स्ट्रिक्ट करती हैं किसको बेटा? स्मूथ जो मसल्स होती हैं उनको, ठीक है, स्मूथ मसल। क्लियर है? और दूसरी बेटा, दूसरी मेडिसिन की बात करें, जो एस्प्रिन होती है उसकी वजह से भी हो सकता है कि पेशेंट को अस्थमा हो जाए। जिस पेशेंट के एस्प्रिन चल रही है तो मे बी पॉसिबल है कि उस पेशेंट को क्या हो सकता है? अस्थमा हो सकता है, ठीक है। दूसरा बेटा अपन NSAID नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग होती है, उनकी वजह नसेड की वजह से भी हो सकता है, ठीक है, उनकी वजह से भी हो सकता है। अब बेटा कुछ किसकी बात कर लेते हैं अपन? ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर होते हैं। कैसे एक्सपोजर होते हैं? ऑक्यूपेशनल। वो कौन कौन से होते हैं बात कर लेते हैं बेटा। मेटल साल्ट कैसा होता है? मेटल साल्ट होता है बेटा, वुड, ठीक है, और या फिर वेजिटेबल, क्या है बेटा? वेजिटेबल्स। इन जो ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर के यूज में आते हैं, मेटल साल्ट है, वुड है, वेजिटेबल है, इनके कॉन्टेक्ट में आने की वजह से भी हो सकता है, ठीक है। लास्ट फाइनल बात करते हैं बेटा, कौन सा? फूड एडिक्टिव वाले प्राणी के भी हुई हो सकता है, जैसे कि कैसे? बियर ओब्लिक वाइन, ठीक है, या फिर सल्फेट ले रहा हो, क्या? सल्फेट ले रहा हो, या बेटा मोनोसोडियम, क्या? मोनोसोडियम ग्लूकानेट ले रहा हो, उनके अंदर भी हो सकता है। क्लियर है मेरी बात? क्या क्या बोला मैंने? ऑक्यूपेशनल क्या है? ऑक्यूपेशनल जैसे मेटल साल्ट है, वुड है, वेजिटेबल्स हैं, ठीक है। फूड एडिक्टिव में क्या है? बियर है, वाइन है, सल्फेट है, मोनोसोडियम ग्लूकोनेट है, इनकी वजह से अस्थमा होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। अब बेटा अपन कोजेस की बात कर ली, अब अपन जरा बात कर लेते हैं किसके बारे में? क्लासिफिकेशन ऑफ अस्थमा। किसके बारे में? क्लासिफिकेशन ऑफ अस्थमा। किसके बारे में? अस्थमा के क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं बेटा जी। 2 प्रकार का होता है। फर्स्ट वन होता है एस्टर्निक अस्थमा, और एक होता है बेटा इंट्रिनिक अस्थमा, ठीक है। एस्टर्निक अस्थमा और इंट्रिनिक अस्थमा। अभी क्या होते हैं इनके बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट जो अपन ने पढ़ा था एस्टर्निक अस्थमा, इसका मतलब होता है बेटा बाहर की तरफ, ठीक है, शरीर से बाहर, और इसको बेटा दूसरे नाम से जानते हैं, उसका नाम है एटोपिक अस्थमा। क्लियर है? इसमें क्या होता है बेटा? अस्थमा जो ट्रिगर है एनवायरनमेंट का वो चलता है। क्या? अस्थमा जो ट्रिगर्ड है किसका? एनवायरनमेंट का, वो चलेगा। जैसे कि इम्यूनोलॉजिकल एबनॉर्मल इम्यून रेस्पॉन्स देखने को मिलता है। कैसा? इम्यूनोलॉजिकल एबनॉर्मल इम्यून रेस्पॉन्स देखने को मिलता है, जैसे कि IgE, ठीक है। और दूसरा बेटा इसमें टाइप फर्स्ट हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन देखने को मिलती है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन देखने को मिलती है, ठीक है। एस्टर्निक अस्थमा को दूसरे नाम से जानते हैं एटोपिक, ठीक है। और इसके अंदर अस्थमा ट्रिगर्ड एनवायरमेंटल फैक्टर्स काम करते हैं, जैसे कि इम्यूनोलॉजिकल एबनॉर्मल इम्यून रेस्पॉन्स IgE, ठीक है। और इसमें टाइप फर्स्ट का हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन देखने को मिलता है, ठीक है। और इसको एस्टर्निक अस्थमा को दूसरे नाम से जानते हैं, जैसे कि एक तो हो गया एटोपिक, एक हो गया बेटा एलर्जिक। क्या है? एलर्जिक अस्थमा। एक है एनवायरमेंटल अस्थमा, ठीक है। एक है बेटा इम्यूनोलॉजिकल अस्थमा, ठीक है। इनके डिफरेंट नाम हो चुके हैं, इम्यूनोलॉजिकल अस्थमा या फिर
एटिपिकल भी बोल सकते हैं बेटा, एटिपिकल अस्थमा। अब कुछ चीजें देख लेते हैं बेटा। जो एटोपिक अस्थमा है, एस्टेनिक अस्थमा है, वो उसका प्रोग्नोसिस कैसा होता है? गुड प्रोग्नोसिस, ठीक है। और बेटा ये कैसा है? ट्रीटेबल। कैसा है? ट्रीटेबल। दूसरा बेटा ये कैसा है? प्रिवेंटेबल। इसको प्रिवेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको अपन क्या कर सकते हैं? प्रिवेंट कर सकते हैं। और दूसरा बात करते हैं अपन बेटा, जो अपन पढ़ रहे थे, सेकेंड टाइप है इसका इंट्रिंसिक अस्थमा। दूसरा नाम है नॉन एटोपिक अस्थमा। क्लियर है बेटा? ये क्या है बेटा? कहाँ होता है? इंटरनल इश्यू होते हैं उनके कारण, और इडियोपैथिक होता है, इसका कोई फैक्टर अपन को नहीं पता, ठीक है। नॉन एस्टेनिक होता है, इंटरनल कोई इन्फेक्शन हो, इंटरनल कोई फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो, इस प्रकार के अस्थमा को क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक अस्थमा बोलते हैं, या फिर नॉन एटोपिक होता है, ठीक है। क्या क्या होता है इसमें देखिए। ऐसा अस्थमा जिनका इंटरनल कोई इश्यू हो, आपस में अंदर कोई विवाद चल रहा हो, इश्यू हो बेटा। दूसरा ये इडियोपैथी होता है, अननोन होता है, इसका कोई कारण हमें नहीं पता, ठीक है। और ये क्या होता है? नॉन एस्टेनिक अस्थमा होता है, मतलब बाहर से कोई लेना देना नहीं है इसका, ठीक है। इंटरनल कोई इन्फेक्शन हो, कैसा? अंदर का कोई इन्फेक्शन हो बेटा, या फिर बोल सकते हैं इंटरनली या इंटरनल फिजियोलॉजिकल, कैसा? फिजियोलॉजिकल क्या हो? चेंजेस आए, इनकी वजह से क्या हो सकता है? अस्थमा हो सकता है। इन कारणों की वजह से या फिर इस कारणों की वजह से क्या हो सकता है? अपना नॉन एटोपिक मतलब इंट्रिंसिक अस्थमा, ठीक है। या फिर बोल सकते हैं इसी को नॉन एलर्जिक, कैसा? नॉन एलर्जिक। एस्टेनिक कैसा था? एलर्जिक बेटा, ठीक है। और ये भी बोल सकते हैं इडियोपैथिक अस्थमा। इडियोपैथिक अस्थमा ऐसा अस्थमा जिसका कारण पता ना हो, उसको बोलते हैं, ठीक है। देखिए बेटा, एक पढ़ा अपन ने एस्टेनिक, एक पढ़ा इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक अस्थमा क्या है? ये नॉन एटोपिक है, इंटरनल कोई इश्यू हो, इडियोपैथिक हो, नॉन एस्टेनिक हो, इंटरनल इन्फेक्शन हो, इंटरनल फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो, इनकी वजह से अगर अस्थमा हो जाए, ठीक है। अब इसकी जो डिजीज की बात कर लेते हैं या इस अस्थमा की बात कर लेते हैं इंट्रिंसिक के अंदर, ये बहुत ही कम होता है, लेस कॉमन। कैसा बेटा? लेस कॉमन। दूसरी बात करें, इसका प्रोग्नोसिस कैसा है? पुअर प्रोग्नोसिस है। कैसा है? पुअर प्रोग्नोसिस है। दूसरा बेटा नॉट प्रिवेंटेबल, ये क्या है? इसको प्रिवेंट नहीं किया जा सकता, नॉन प्रिवेंटेबल, ठीक है बेटा। देन आफ्टर लेस ट्रीटेबल, कैसा है? लेस ट्रीटेबल है ये, ठीक है। आज के लिए इतना ही है। आज अपन ने इसके क्लासिफिकेशन देखे हैं, ठीक है। कुछ क्लासिफिकेशन है सीयूईटी के आधार पे, वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप आज का जो लेक्चर है आपको समझ में आया होगा, ठीक है।